अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली बेज और मैं आपका होस्ट मुनीर मेमन एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पाकिस्तान में हर इंसान की जिंदगी के लिए जो तीन बेसिक चीजें हैं जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान, तो खास तौर पे 2020 की बात करें, कोविड की सिचुएशन की बात करें और आने वाले दिनों की बात करें, तो जिस तरीके से मकान का उसूल तो हर एक आम इंसान की जिंदगी से बहुत दूर हो चुका, तो वहीं पे रोटी की बात करें या कपड़े की बात करें तो ये दो मामला भी ऐसे हैं जो हर दिन मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। हर एक आम इंसान की जिंदगी में ये दो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं जिसके लिए वो कोशिश करता है और दिन रात मेहनत करता है। पाकिस्तान में इकोनॉमी की सूरत हाल 2019, 2020 और आने वाले 2021 के साल में भी ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आती, दो के अभी भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में मौजूद हैं और आने वाले दिनों में जिस तरीके से कोविड ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, ये पाकिस्तान को नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दे सकता है। इसी ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में दो बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं जो आज हमें बताएंगे कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री कहां पे खड़ी है और आने वाले दिनों में इसका फ्यूचर क्या नजर आता है। आज मैं गेस्ट अपने जो मेहमानों का वेलकम करूंगा, जिसमें हनीफ साहब हैं, मोहम्मद हनीफ लाखानी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं आप पाकिस्तान यार्न मर्चेंट एसोसिएशन के। सर वेलकम टू द शो। और साथ में मैं वेलकम करूंगा अतर सुल्तान चावला साहब को। सर वेलकम टू द शो। और मैं गुफ्तगू का आगाज सर बहुत ही बेसिक चीज से करना चाहूंगा। सर फूड, पाकिस्तान में फूड एक ऐसा एंटिटी है जिसके बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम है, जितना भी जिक्र किया जाए कम है। हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से बात की जाए, महंगाई के हवाले से बात की जाए, तो तमाम तर पैराए में अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही अहम सनद बनती जा रही है। आज पाकिस्तान में फूड इंडस्ट्री जिस तरीके से फ्लरिश कर रही है उस पर आपसे बेहतर शख्स पूरे पाकिस्तान में शायद मौजूद नहीं, बिकॉज आप माशाल्लाह कन्वीनर हैं ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के। तो मैं चाहूँगा इस पर ज़रा अपना इंसाइट दें कि 2019 और 20 का साल कितना मुश्किल रहा। थैंक यू, आपने इनवाइट किया, सबसे पहले तो उसका शुक्रिया। और अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन के लिए। देखिए 2019 तो चूँकि कोविड की नज़र नहीं हुआ था, तो 2019 तो बहुत अच्छा साल था। बड़ी उसमें जो है एक्सपेंशन हो रही थी, लोग रेस्टोरेंट्स खोल रहे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब की एक वो थी कि जी नौकरियां बढ़नी चाहिए, काम बढ़ना चाहिए, तो लोग उसके तहत जो है काम भी कर रहे थे और काम बढ़ा भी रहे थे। रेस्टोरेंट बड़ी तेज़ी से एक्सपेंड कर रहे थे। लेकिन 2020 के मार्च से जैसे ही कोविड की आमद हुई और जो है वो कोविड ने पूरी दुनिया ही को अपनी गिरफ्त में लिया, तो पाकिस्तान भी उसमें शामिल था। तो उसमें ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट्स को ये अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि उन्होंने कैसे एक्शन, कैसा है वो रिएक्शन था, एक्शन था, वो उनको समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने सबसे पहली जो इंडस्ट्री सबसे पहली और सबसे ज़्यादा जो हर्ट हुई, जो इफेक्ट हुई, वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री थी, क्योंकि उसमें जो है वो तमाम रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया गया। कुछ अच्छा पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट पॉलिसीज चल रही थी। पंजाब में और सेंटर में जो है वो और आपकी फेडरल में जो है वो 24 घंटे की डिलीवरी अलाउ थी, सिंध में वो नहीं हो पा रही थी, बेकरियां भी बंद थी। तो ये डिफरेंट चीज़ें चलती गई। फिर हम उस पर बात करते रहे गवर्नमेंट ऑफिशियल से। FPCCI ने हमारा उसमें बड़ा साथ दिया। हम FPCCI के प्लेटफॉर्म से हमने बात करी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से बात करी। कराची चैम्बर ने भी हमारा उसमें साथ दिया। फिर हम करते गए, लेकिन ये मुश्किलात जो है वो टाइम लिया। पहली 16 ये बंद हुई हमारी तकरीबन को 21 मार्च को आखिरी दिन था। 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया और उसके बाद जो है वो 16 अप्रैल को हमें डिलीवरीज अलाउ हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 16 अप्रैल से हमने डिलीवरी शुरू की, लेकिन वो सिर्फ डिलीवरी थी। पूरे अगर हम इंडस्ट्री को देखें तो तकरीबन कोई 1 लाख के करीब रेस्टोरेंट्स होते थे प्री कोविड, जिसमें से हमारा ख्याल ये है कि 20 से 25 हज़ार रेस्टोरेंट तो बंद हो चुके हैं। ये कोई 22 से 25 लाख लोगों की इंडस्ट्री है। ये 22 से 25 लाख घराने हैं जिसको ये इंडस्ट्री सपोर्ट करती है। ये बात समझने की है। दूसरी बात ये भी समझने की है कि ये एक वाहिद इंडस्ट्री है जो तकरीबन पाकिस्तान की दूसरी लोकल इंडस्ट्रीज को, तकरीबन 40 दूसरी लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। ये एक वाहिद इंडस्ट्री है जिसको अनफॉर्चुनेटली, मैं बार बार इंडस्ट्री का तो नाम दे रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली इसको इस काबिल भी नहीं समझा गया कि इसका इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। लेकिन ये है तो एक इंडस्ट्री ना, क्योंकि ये इसमें इतना लोकल प्रोड्यूस, इतना जो है वो अपना लेबर का इस्तेमाल और इतना ये कैपिटल इंटेंसिव भी है कि जिसमें जो है वो बेतहाशा इसमें कैपिटल भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो आप ये समझिए कि ये वो इंडस्ट्री है जो वाहिद, जो सबसे तेजी से, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की मईशत को चलाने में जो है वो अपना रोल अदा कर सकती है और करती है।
आप दूसरी मुल्कों में देखें कि जब रेस्टोरेंट्स बंद हुए कोविड की वजह से और थोड़ा सा वापस खुलना शुरू हुए, तो यूके ने ये कहा कि अगर जो फैमिली जाके खाना खाएगी तो उसका 50% रेस्टोरेंट को जो है वो गवर्नमेंट पेश करेगी। क्यों? क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है जो अपनी लोकल पैदावार को और लोकल मईशत को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। आप एग्रीकल्चर ले लीजिए, आपने वो हालात भी देखे टीवी पे कि जब चूजे कुएं में बहाए गए। क्यों? क्योंकि कोई लेने वाला था ही नहीं मुर्गी का, तो चूजे की खरीदार कोई नहीं था, तो चूजे ट्रक के ट्रक, कंटेनर के कंटेनर कुएं में बहा दिए गए। मुर्गी के दाम लोवेस्ट एवर चले गए 80-85 रुपए में, और ये आज उसी का रद्द अमल है, उसी का रिएक्शन है, उसी की वजह है कि आज मुर्गी अपनी हाईएस्ट एवर पे है। क्यों? क्योंकि उस वक्त चूजे का खरीदार नहीं था, तो पोल्ट्री इंडस्ट्री बेताशा इफेक्ट हुई। क्योंकि आपने खाना यानी कि रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल बंद है, केटरिंग बंद है, यही दो चीजें हैं जहां सबसे ज्यादा आपकी ये मुर्गी बिकती है। आपने देखा बेकरीज बंद हुई तो दूध की जो है वो नहरें बह गई। इस तरह नहीं कि वो अच्छे अंदाज में दूध जो है वो जाया किया गया, क्योंकि जो है वो लोग इस्तेमाल के लिए नहीं थे। पोल्ट्री, दूध, एग्रीकल्चर, चावल, गेहूं, आटा, ये सब इसका। लेकिन सर इसके ऊपर तो मैं आऊंगा कि इसके जो रिप्रिकॉशंस हुए या जो होने चाहिए थे वो किस हद तक हुए या नहीं हुए। लेकिन एक और सनत है जो आपके बंद होने की वजह से काफी ज्यादा मुतासर हुआ सर, यार्न इंडस्ट्री। हनीफ साहब, लोग घरों से बाहर जाना कम हुआ, लोगों ने डाइन आउट कम किया, लोगों ने शादी में जाना कम किया, लोगों ने ट्रैवलिंग खत्म कर दी। तो इसका जो सबसे जो सेकंड नंबर पे या शायद फर्स्ट नंबर पे कह सकते हैं कि इंसान अच्छे कपड़े पहले पहनता है फिर खाने के लिए बाहर जाता है, तो एक बड़ा डेंट आया। जो टेक्सटाइल मिल्स थी बहुत हद तक मुतासिर हुई, और हमने देखा कि जो सबसे ज्यादा मुतासिर शुरू के 3 माह में वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, जो कि बहुत तेजी से बंद होती गई, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान से शिफ्ट होती गई थी बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे ममालिक पे। उस पर क्या मामला रहे थे सर 2020 पे? आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे मौका दिया ये इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में आपसे कुछ बातचीत की जाए, और बिफोर कोविड, पोस्ट कोविड और अभी की क्या सूरत हाल है इसके ऊपर हम एक डिस्कशन करें। देखिए, जब बिफोर कोविड पाकिस्तान वाज एंटरिंग इनटू अ फेज, जो ऐसा फेज था जहां पर बहुत अरसे के बाद जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी बहुत जमूद का शिकार थी, वो आहिस्ते आहिस्ते पिकअप हो रही थी। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम लोगों का जब से डॉलर की पैरिटी वर्सेस रुपीस वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर आ गई, जो आर्टिफिशियली पहले बहुत लो रखी हुई थी, वो जब आना शुरू हुई तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल मार्केट लोगों का इंटरेस्ट आया कि यहाँ से जो प्रोडक्ट्स हैं ये ली जाएं, और इसके साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने थोड़ा थोड़ा ग्रो करना शुरू किया था। इसमें ये मार्च के महीने में जब ये कोविड आया तो ऑल ऑफ अ सडन इसको ब्रेक लगा, और मैं आपको बताऊं कि ब्रेक इस तरीके से लगा कि हमारे जो प्रोडक्ट्स थी, जो एक तो वो प्रोडक्ट थी जो जहाज जिसके कंटेनर्स निकल गए थे, ठीक है, लेकिन बहुत सारे कंटेनर्स जो अंडर शिपमेंट होते हैं पोर्ट के ऊपर, तो हमारे कस्टमर्स ने ये बोला कि आप हमारे ऊपर मेहरबानी करें और ये कंटेनर वापस अपनी फैक्ट्री में बुलवा लें, क्योंकि हमारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के ऊपर हमें सिचुएशन नहीं मालूम है कि क्या होगा हमारा। तो वो पीरियड जो था वो अप्रैल मई, समझ लें कि मई की एंड तक ये सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा इस इंडस्ट्री को बहुत परेशान कुन थी, और तकरीबन मेरा ओपिनियन है कि मोर देन 60% जो इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई थी। और वैसे भी गवर्नमेंट ने भी स्पेशली सिंध गवर्नमेंट ने तो पाबंदी लगाई हुई थी कि आप जो है फैक्ट्री भी आपको बंद रखनी है, जो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मिड। आपने चैलेंज नहीं किया कि सिंध गवर्नमेंट ने खुसूसी पंजाब, हाँ जी, गवर्नमेंट ने, चूँकि देखिए सिंध गवर्नमेंट ने बंद तो किया था, लेकिन उस वक्त एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी अप्रैल के महीने में कि किसी को, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे हम लोग हों, चाहे इंटरनेशनल दुनिया हो, ये सब हर एक पैनिक सिचुएशन में आ गया था। अब हम गवर्नमेंट को ये भी नहीं बोल सकते थे कि आप हमारे साथ ज्यादती करते हो, वो बोलते थे कि भाई ये कोविड की जिम्मेदारी आप लेते हो अपने ऊपर, कि आपके यहाँ अगर कोई एम्प्लॉयज़ के अंदर कोविड निकला तो उसकी फलाह बहबूद का कौन ख्याल करेगा, और इसके बाद दूसरे लोगों को जो ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग करनी है उसके लिए आप लोगों के पास क्या सहूलत मौजूद है।
तो उस वक्त बड़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी 1 महीने के लिए तो कम से कम। इसके बाद फिर गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को पहले अलाउ किया, जो एक्सपोर्ट जिनके ऑर्डर्स पेंडिंग थे वो अलाउ किए। इसके बाद जो है पंजाब में पहले अलाउड हो गई थी, उन्होंने 15 दिन के बाद ही SOPs के साथ फैक्ट्रियों को अलाउ कर दिया प्रोडक्शन का। और सिंध के अंदर जो है वो हमें DC साहब से परमिशन लेनी पड़ती थी, और परमिशन के बाद जो है वो हम लोगों ने भी एक्सपोर्ट का जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी उसको तो अलाउ कर दिया। फिर डोमेस्टिक के ऊपर बाद में आया जून सर मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद मैं यही सवाल आपसे कंटिन्यू करूंगा कि क्यों आप लोग में क्या मामला थे कि सिंध में लेट अलाउ होता था, पंजाब में पहले हो जाता, चाहे फूड इंडस्ट्री के अथर साहब बात करें आप। मैं ब्रेक लेता हूँ सर, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी टॉपिक पे बात करेंगे। वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं किस तरीके से तलातुम का शिकार रही और अब इसके बाद जो सूरत हाल रही, जिस तरह से अतर साहब आप बात करते हैं, हनीफ साहब आप बात कर रहे थे कि इंडस्ट्रीज खुली, बंद हुई, और इसके बाद जो सूरत हाल थी कि एक सुबह पहले खोलता था, दूसरा सुबह उसके बाद सुबह उसकी देखा देखी करता था। अतर साहब ये आपने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया कि क्यों पंजाब में खोल देते हैं, क्यों KPK में खोल देते हैं, क्यों सिंध में नहीं खोला जा रहा? देखिए, पहले तो हम चूंकि ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन और पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जाहिर बात है हम तो खुद ये चाहते थे कि सारे एक साथ ही खुले। इसमें भी हम थे कि ठीक है चले कम से कम एक एक सूबा करें खोले। ये प्रोटेस्ट बहुत होते रहे, बातचीत होती रही। इसमें इनिशियली अगर आप देखें तो NCOC का जो एक इदारा था, चूंकि ये फेडरल की तरफ से आना था, ये शुरू में ज़रूर हुआ 2-3 महीने ये चीज़ रही, लेकिन पिछले कोई 4-5 महीने से ये चीज़ नहीं है कि अब एक खुलता और एक नहीं खुलता। हाँ सर 5 महीने की अगर बात कर रहे हैं तो अगर मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कुछ ही दिनों पहले की बात है कि जो लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन के बारे में से बात की गई कि 8 बजे NCOC ने कहा कि 8 बजे बंद किया, जबकि सिंध और बिलखुसूस कराची में 6 बजे कारोबार बंद करा दिया गया। एक ही दिन के बाद नोटिफिकेशन चेंज कर दिया गया। तो आप NCOC ने तो कोई नोटिफिकेशन निकाला दिया ही नहीं था उस वक्त तक तो। इनफैक्ट सिर्फ ये उससे एक मीटिंग हुई थी, वर्बल ऑर्डर होती, जिसमें वर्बल एक मीडिया की खबर थी, जिसमें मीडिया में बातचीत हुई कि हमारी रिकमेंडेशन होगी कि हम 8 बजे करें। तो वो तो कभी आज तक भी NCOC का ये पहली वाहिद मीटिंग है जिसके बाद कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं, आज तक भी नहीं आया। ठीक है ना, ये सिर्फ वर्बल हुई थी। उससे पहले सिंध गवर्नमेंट का आ चुका था, जिसमें उन्होंने 6 बजे का निकाला और फिर 2 से 3 दिन के बाद ही उसको 8 बजे के कर दिया। आज भी पूरे पाकिस्तान में 10 बजे तक की मार्केट्स खुली हुई है और वो 10 बजे ही अपना काम कर रही है। अच्छा, ये कितना बड़ा चैलेंज है अतर साहब, ये कितना बड़ा चैलेंज है कि आप अपने लेबर्स या अपनी एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कि एक दिन आपको कहा जाता है कि 6 बजे बंद करो, कुछ अरसे बाद 8 बजे, कुछ अरसे बाद 10 बजे और फिर कुछ अरसे बाद फिर 7 बजे। ये किस तरीके से मैनेज करती है आपकी होटलिंग इंडस्ट्री, ये किस तरीके से मैनेज किया जाता है? नहीं देखें, ये तो ऐसा एक दौर है, ये पूरा ये जो तकरीबन पिछले 10 महीने 9.5 महीने गुजरे हैं, ये तो एक ऐसा है जिसमें हमें खुद नहीं पता कि हमने क्या करना है। आप लेबर की बात कर रहे हैं, लेबर को मैनेज करना तो शायद फिर भी आसान हो, लेकिन हमें तो ये नहीं पता हम अपने कैश फ्लोज को कैसे मैनेज करें। हमें पता ही नहीं है कि कल हम खुले हैं या हम कल बंद हैं। कितने अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था कि उससे पहले, अभी आप बात करते हैं सपोर्ट की, कौन सी सपोर्ट है जो गवर्नमेंट ने हमें दी है? कोई सपोर्ट किसी पूरे मुल्क में गवर्नमेंट नहीं दे रही। इस पूरे अरसे में कितने रेस्टोरेंट 20 से 25 हजार रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। ये 20 से 25 हजार रेस्टोरेंट नहीं है, कम से कम 5 से 6 लाख लोग हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं। ये 5 से 6 लाख घराने हैं। हम देख लें इसको किस तरह जो है वो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। लेकिन ये जो अभी नई SOPs हैं कि अंडर द रूफ नहीं होना चाहिए, ओपन एयर में होना चाहिए, ये अगर हम देखें तो किस हद तक फॉलो होता है? लोगों ने अपने क्या रूफ तोड़वा देनी है? नहीं, या ये मुझे पता है पूरे पाकिस्तान में ऐसे रेस्टोरेंट कितने हैं कि ये जो तो फिर रोडों पे रश नहीं बढ़ गया इसकी वजह से? इसमें हुआ क्या है, आप ढाबों को प्रमोट कर रहे हैं जहाँ पहले ही SOPs फॉलो नहीं होते थे। और अगर मैं और ये आज बात करूं SOPs कौन से फॉलो हो रहे हैं? ढाबों की, और आज भी वो, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, आज भी वो रेस्टोरेंट है आज भी जो अपने अंदर खिला रहे हैं, भरपूर तरीके से खुले हुए हैं, चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। कैसे चल रहे हैं मैं नहीं जानता सर। अगर आप नहीं जानते तो फिर मैं भी नहीं जानता। नहीं, आप तो आपको तो जानना चाहिए। आपको पता है कि कैसे जैसे पूरा मुल्क चल रहा है वैसे ये भी चल, मतलब आंखें बंद करके चल रहा है। नहीं, ये उन्होंने आंखें खोली में, कुछ लोगों ने आंखें बंद की। अच्छा, उन लोगों ने आंखें खोली हैं, कुछ लोगों ने बंद की। तो सर हनीफ साहब, ये तो सूरत हाल काफी खराब है। अगर हम देखें तो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री
काफी ज्यादा जवाल का शिकार रही। या 3 महीने बिलखुसूस आप ही की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ब्लेम आया कि उन्होंने लोगों को अनएम्प्लॉय करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रोज बगैर नोटिफिकेशंस के बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल मालकान ने लोगों को जॉब से निकाला। वो मिल ओनर्स जो सालों साल जिनके एम्प्लॉयज ने अपने खून पसीने की कमाई से उन इंडस्ट्रीज को खड़ा किया था, जिनको एक रात के नोटिस पे निकाल दिया गया। या शायद ये कहा जाए कि अगले दिन जब वो दफ्तर पे या अपने काम पे वापस आए तो उनको गेट से नहीं घुसने दिया गया। सर ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये लॉकडाउन के पहले हफ्ते के अंदर तो आप बोल सकते हैं कि ये ट्रू है कि जब लॉकडाउन पूरे कराची के अंदर या पूरे पाकिस्तान में जब लगा तो जाहिर सी बात है कि सुबह फैक्ट्री तो नहीं खुलेगी। अब नहीं सर, फैक्ट्री नहीं, जॉब से निकाल दिया गया सर। जॉब से निकालने वाली जो बात है ना, उसके अंदर इतनी सदाकत नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि लोग जॉब से नहीं निकले? नहीं, लोग डेफिनेटली पहले 2 हफ्ते के अंदर कुछ ले ऑफ्स हुई थी। फिर इसके बाद जब जैसे मैं यूं बोलूं कि जो मिल मालिकान हैं उनको भी अपने एम्प्लॉइज अजीज हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं अपना ताला लगा दूंगा और जो है जिस दिन मेरे पास काम आएगा उस दिन ताला खोलूंगा और मेरे पास सब लोग आ जाएंगे। नहीं, जो मेरे एम्प्लॉइज़ हैं दे आर माई एसेट्स। वो ज़रूर है कि मैं 23 तारीख की सुबह को मेरे कंप्लीट लॉकडाउन हो गया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार लोग काम करते थे। वो तो पहले दिन तो ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई और दूसरा ये क्रिएट हो गया कि इनको तनख्वाह कैसे देंगे, कैश फ्लो कैसे करेंगे। लेकिन 1 हफ्ता 10 दिन के बाद तमाम मेजॉरिटी, मैं ये कहूँगा कि मोर देन 90% मिल ओनर्स मालिकान लोग अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें भी दी। शुरू के अंदर कुछ कम भी दिए अगर पैसे, तो वो सिर्फ स्टैगर किए कि भाई चले ठीक है, अभी ये महीने में आप 70% ले लो, बकाया जो 30% है कुछ अरसे के बाद ले लेना सर। जो हम लेकिन इसके बाद मैं इसमें आपको एक और बात ऐड कर दूं कि थोड़े दिनों के बाद स्टेट बैंक ने भी एक बड़ी अच्छी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की एम्प्लॉयज़ के लिए कि अगर आपको एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह देनी है और आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कैश फ्लो का, तो स्टेट बैंक ने 1% और 2% मार्कअप के ऊपर आपको 2 साल की लॉन्ग टर्म लोन। सर यही इसी पॉइंट पे एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था। वो टेक्सटाइल मिल मालकान जो शायद 300-400 लोगों को एक दिन के नोटिस पे फारिग करते गए, वही स्टेट बैंक के नोटिस आने के बाद उन्होंने उन्हीं लोगों को वापस बुलाया ताकि स्टेट बैंक को हेड काउंट दिखाया जा सके, ताकि उनके नाम पे पैसे लिए जा सके। और वही पैसा जो उनको मिला उसको उन्होंने आधा इस्तेमाल शायद किया और पूरी तरीके से। सर जी ये बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है। आपको जितने भी एम्प्लॉयज थे उनके शनाख्ती कार्ड, उनके मोबाइल नंबर, उनके घर का एड्रेस और इनकी पे स्लिप, ये टोटल जब आप बैंक में सबमिट करते थे तो ये बैंक वाला इसको स्क्रूटनाइज करके स्टेट बैंक मतलब पैसे पूरे मिले, पूरे के पूरे डायरेक्टली उनके अकाउंट में चेक जाते थे, उनके अकाउंट में जाते थे। मतलब इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी का कोई नहीं। आप देखिए जो डेली वेजेस वर्कर हैं, डेली वेजेस वर्कर जो होते हैं किसी फैक्ट्री के अंदर 2% होते हैं या 1% होता है, वो उसका अकाउंट नहीं होता है। सर अगर 1000 बंदा है तो 2% का मतलब आप समझ लेके 20-40 बंदे का 40 बंदे का। अच्छा वो भी देखिए 40 बंदे की तनख्वाह क्या मिल मालिक लेकर करेगा और अपने क्यों ऐसा काम करेगा, ये बिल्कुल ही मिसकॉन्सेप्शन। और जो यानी कि जो ऐसी बात थी जिसके बारे में लोगों को खाली ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं, हकीकत कुछ भी नहीं है। अच्छा अभी मैं अगर आपसे पूछूं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिस तरीके से जवाल का शिकार हुई, लेकिन हमने देखा कि दुनिया के लॉकडाउन होने के बाद और पाकिस्तान में कोविड के केसेस कम होने के बाद यही टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जिसने मैक्सिमम आउटपुट दिया। अगर हम नंबर्स की बात कर लें तो पाकिस्तान ने इस साल रिकॉर्ड नंबर जनरेट किए, एक्सपोर्ट के रिकॉर्ड ऑर्डर्स आए और इसके बाद आगे एक्सपेक्टेशंस यही थी कि आगे चल के, क्योंकि दुनिया में लॉकडाउन है तो पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए ये ऑर्डर्स मजीद बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे ये बात है तो टेक्सटाइल मिल्स ओनर्स ने कहा कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हम जून तक बुक हैं और मजीद इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की गुंजाइश भी मौजूद नहीं नजर आती थी। नहीं माशाल्लाह से देखिए हर क्राइसिस के बाद अच्छा ही आती है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के ऊपर ख़ास करम किया। अब हम लोग चूँकि वो कंट्री हैं जो निस्बतन कम वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बनाते हैं या निस्बतन हाई फैशन प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक खैर का काम हो गया कि दुनिया के अंदर लॉकडाउन हुआ
तो जो लोग घरों में रहते हैं तो वो जाहिर सी बात है फैशन तो नहीं करते हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है घर के में इस्तेमाल करने की, वो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड निकली और पाकिस्तान वॉज द नंबर 1 कंट्री टू सप्लाई दिस। तो जब ये लॉकडाउन का सिलसिला थोड़ा कम हुआ तो दुनिया भर से जो वही कस्टमर जिन्होंने हमारे कंटेनर्स रिक्वायर थे, उन्होंने अर्जेंटली वो सारे के सारे माल मंगवाए और इसके अलावा नए ऑर्डर्स इतने ज़्यादा प्लेस कर दिए माशाल्लाह से कि तकरीबन तमाम हमारी जो इंडस्ट्री है वो सब फुल कैपेसिटी पर चल रही है। मजीद इसमें और कितनी गुंजाइश है नहीं, इसके अंदर माशाल्लाह से बहुत गुंजाइश है और बहुत गुंजाइश बढ़ रही है। आज की तारीख में अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि हर दूसरी फैक्ट्री के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है, छोटी या बड़ी। ये छोटी या बड़ी जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसके अंदर वो क्यों हो रही है? इसलिए कि नई मशीनरी और नई अपॉर्चुनिटीज ऐड हो रही है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अ गुड सप्लायर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड विद इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। मतलब आपका ये जो कहना है कि अगले 2 से 3 सालों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती है। हाँ, डबल हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। ये तो मतलब एक काफी बड़ा इंशाल्लाह टेक्सटाइल की। लेकिन जब हम बात करते हैं इंक्रीमेंट की, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे ड्रॉबैक्स हैं उस पर हम किस तरीके से काबू करेंगे। अगर मैं फूड इंडस्ट्री की सर बात करूं अतर साहब, तो फूड इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि अक्सर मीडिया चैनल्स पे डिफरेंट प्रोग्राम्स पे दिखाया जा रहा होता है कि किस तरीके का फूड पाकिस्तान के होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में सर्व किया जाता है। खास तौर पे कोविड जैसी सिचुएशन के बाद हम अगर इस तरीके की बेज़ाब्तगी को देखें तो बर्दाश्त नहीं की जा सकेंगी। एज आप कन्वीनियर ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के, आप लोग किस तरीके से यकीनी बना रहे हैं कि ये जो फूड इंडस्ट्री है इसमें सेफ्टी के, हेल्थ के जो निज़ाम है उसको बेहतर किया जा सके? हाँ, मुझे ये बताइए कहाँ दिखाया जाता है कि जो है वो बेज़ाब्तगी हो रही है? चंद मीडिया चैनल्स में कोई एक आध होता है, जाता है, कैमरा लेके जाता है, अंदर दिखाता है। मेजॉरिटी नहीं, 95% में ऐसी कोई बेज़ाब्तगी नहीं। सिंध फूड अथॉरिटी सख्त है इस मामले में, पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर हमने खुद काम किया है। इल्ला माशाल्लाह कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती होती होगी, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि 100% कोई कहीं पे गलती नहीं होती होगी, लेकिन मेजॉरिटी जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर काम हो रहा है और हर जगह इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, वहाँ इंप्रूवमेंट एज एन एसोसिएशन आप लोग कोई अपने रेगुलेटरी बॉडी अपनी कोई वहाँ पे प्लेस करते हैं? हमारे यहाँ हम ट्रेनिंग्स कराते हैं सेफ्टी के ऊपर। हम सिंध फूड अथॉरिटी के, हमने इस तरह काम किया कि सिंध फूड अथॉरिटी के साथ हम उनकी कमेटी में भी शामिल हैं, हमारे 2 लोग, और हम उनके साथ जाते भी हैं, हम उनको सपोर्ट भी करते हैं। हमने पूरे एसओपीज खुद मिलके बनाए हैं, जो ये कोविड के एसओपीज थे वो भी हमने गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए। पिछले 1 साल के अंदर आप लोग की एसोसिएशन ने कितने होटल्स, रेस्टोरेंट थे जिसको शोकोस किया हो या उनको तंबी की हो या उन पे फाइन किया हो? देखें, हमारा काम ये नहीं है कि हम किसी भी रेस्टोरेंट को तंबी करें। हम ये जरूर करते हैं कि हम बिफोर गिविंग दी मेंबरशिप हम उनका एक अपना जो है वो एसओपी के तहत उनका सर्वे जरूर करते हैं। अगर वो हमारे मुताबिक नहीं होते हम मेंबरशिप नहीं देते, और यही टाइम मेंबरशिप रिन्यूअल के टाइम पर होता है। अच्छा, एक यहाँ पे यकीनी तौर पर ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। जिस तरीके से डाइन आउट का ट्रेंड कोविड की वजह से दम तोड़ा, वहीं पे ऑनलाइन फूड डिलीवरी का जो ट्रेंड था वो बड़ा जोर आ गया। इस पर हमने देखा कि डिफरेंट रेस्टोरेंट मालकान थोड़े से नाराज भी हुए, लेकिन वहीं पे बहुत से रेस्टोरेंट्स के बिजनेस को भी काफी सपोर्ट मिला। ये जो ट्रेंड्स का जो बदलना है, ये इंडस्ट्री के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद या नुकसान हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है? बहुत अच्छा है, कोई इसमें नुकसानदेह नहीं है। हर जगह दुनिया में जो है ट्रेंड्स बदलते हैं और आपको वही कामयाब होता है जो चेंजिंग ट्रेंड के साथ अपने आप को चेंज करता जाता है। वो कहते हैं ना, देयर इज नथिंग consistent except change. There is only one thing consistent, जो कि चेंज होता है। मतलब वो you are change ही है। good with this change. It has to be there. You have. You has to be, मतलब ये forcefully और you are नहीं, like with the heart. आपको अपने साथ इसको आपको लेके चलना है, और जो नहीं कर रहा है वो उनकी मैं समझता हूँ कि गलती है। करना चाहिए, अपने प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, डिलीवरी प्लेटफॉर्म से आपको उन पे मौजूद होना चाहिए, अपने प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, अपने वेबसाइट है। ये तो अब एक रिवाज है, ये तो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। रोल बैक का कोई रोल ऑप्शन बैक तो ऑप्शन ही नहीं है। दुनिया में ये चाह रहा है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इससे डिलीवरी से सिर्फ ये थोड़ी हो रहा है कि डाइनिंग का जो आपका पोर्शन था वो सिर्फ डिलीवरी में चलेगा, नहीं, मार्केट बढ़ रही है, मार्केट एक्सपेंशन। मार्केट आप खुद देख लीजिए, पहले आप कितना खाना डिलीवरी में मंगवाते थे और अब कितना मंगवाते हैं। डेफिनेटली अगर 50% चीपर कॉस्ट होगा तो लोग ज्यादा उसको फायदा होगा। बिल्कुल यही ऑनलाइन का जो ट्रेंड है सर, यान मार्केट में भी इसका, अगर हम एंड यूजर की बात करें,
लोग जिस तरीके से आपने कहा कि फैशन के लिए कपड़े लेने बाहर नहीं जा सकते थे, लोग ऑनलाइन शॉपिंग को तरजीह देते रहे। लोगों ने दुनिया भर में ऑनलाइन शॉपिंग का रिवाज उतना तेजी से फैला कि बहुत से स्टोर्स से ज्यादा ऑनलाइन की सेल्स बढ़ने लगी। इनफैक्ट बहुत से दुनिया भर में स्टोर्स ऐसे बन गए जो सिर्फ ऑनलाइन है, जिनकी अपनी कोई फिजिकल स्टोर नहीं है। पाकिस्तान में यान मार्केट टेक्नोलॉजी के लिहाज से कितनी पीछे रह गई, क्योंकि आज भी हम देखें तो हम वो प्रोडक्ट जरूर बनाते हैं जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन फिनिश गुड्स या एंड यूजर प्रोडक्ट अभी भी हम नहीं बना पाते। सर ये सबसे पहली बात तो ये कि यान के हवाले से ये बात नहीं हो रही है, ये फिनिश प्रोडक्ट की बात फिनिश है। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि पाकिस्तान जो है वो फिनिश प्रोडक्ट्स जो है अपने ये गारमेंट्स कितनी बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर रहा है थ्रू ऑनलाइन। ये आप इसका फिगर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज क्वांटिटी जो जारी। जब से कोविड आया है बहुत सारे ये ऑनलाइन के सिलसिले खुल गए हैं और पाकिस्तान से डेली बेसिस के ऊपर बहुत जा रहा है। ठीक है जी। अब लेकिन इसके अंदर 2-3 रुकावटें हैं जो स्टेट बैंक जो है इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम है, हमारे को जैसे पेपॉल है, कस्टमर से हमें उनके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेने का बहुत बड़ा इशू है। राइट नाउ क्या हो रहा है कि हबीब बैंक इज द ओनली प्लेस जहां से हम ये इनकी ट्रांजैक्शंस को वो मटीरियलाइज कर सकते हैं। तो एक होने की वजह से हबीब बैंक इज नॉट अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, जरूर बहुत बड़ी बैंक है, लेकिन वो दुनिया भर में नहीं है। तो इसकी वजह से जो है ना हमारे ऑनलाइन जो सेलर्स हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। और इसकी वजह से अगर थोड़ा सा स्टेट बैंक इसके ऊपर काम कर रहा है। 2 हफ्ते पहले भी उन्होंने कुछ इसके अंदर कुछ चेंजेस किए जो मैं अभी आपको बता नहीं सकता हूं। सर मैं एक पॉइंट में अगर बात करूं, पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा मुझे पर्सनली लगता है मामला, कोई भी दुनिया में जो मुल्क है अपनी सकाफत अपने कल्चर की वजह से पहचाना जाता है, और जो कल्चर में उसका फूड और उसका ड्रेस कपड़ा क्या है वो एक बहुत बड़ी शनाख्त रखता है जी। हम आज भी मेड इन पाकिस्तान ब्रांड को दुनिया में उस तरीके से वाइब्रेंट नहीं कर सकें, ये बात मानते हैं आप? सर इसमें आप लोग भी तो शामिल हो। नहीं, हाँ, मीडिया देखिए, ये जो आप मुझसे बात कर रहे हो ना, ये मैं 20 साल से बात कर रहा हूँ कि मेड इन पाकिस्तान कंट्री इमेज पाकिस्तान कंट्री इमेज, ये हम लोग मार्केटिंग के अंदर बहुत होशियार नहीं है। यही हमें काबिलियत पैदा करनी है कि हम अपनी कंट्री का इमेज और अपनी प्रोडक्ट का मार्केटिंग अच्छे तरीके से करें। जैसे जैसे हम करते जाएंगे ऐसे ऐसे हमारी जो यही आइटम जो $1 की आज हम बेचते हैं, यही आइटम हम $1.5 की और $2 की बेच पाएंगे। और अगर ये हमारी प्रोडक्ट फिनिश गुड पे ले जाए, वैल्यू एडेड, मैं वैल्यू एडिड की बात कर रहा हूँ, मैं फिनिश गुड्स की बात कर रहा हूँ। आप कंज्यूमर हो, आपको तो शर्ट चाहिए। जब ये शर्ट आए तो उसके अंदर फैशन भी हो और आपका वो भी हो, कोई फॉल्ट भी नहीं हो। ये दोनों चीजें पाकिस्तान के अंदर है। ओनली थिंग लैकिंग इन पाकिस्तान इज दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू मार्केट आवरसेल्व्स प्रॉपर्ली। एग्जैक्टली, यही मुद्दा है। ये और ये सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का तो अपना है, प्रमोट नहीं कर, लेकिन हमारा एज अ सॉफ्ट इमेज प्रमोट नहीं कर। हमारी गवर्नमेंट का भी, जैसे टिडैप है, टिडैप के अगर कोई काम कर सकती है, टिडैप जो टेक्सटाइल जो अपने ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो काम अगर कर सकती है तो वो यही काम कर सकती है कि पाकिस्तान को मार्केट करे। बस इसी नोट पे मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद आज हम एक इंपॉर्टेंट बात के ऊपर से पर्दा भी उठाने जा रहे हैं, जो कि खास तौर पे इन 2 हमारे मुअज़्ज़िज़ साहिबान के हवाले से होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान अपने कल्चर को प्रमोट नहीं कर सका, और हमने एक बात से जिक्र भी किया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जब आपको बताएंगे। ये दोनों मुअज़्ज़िज़ साहिबान जो आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, हनीफ साहब हों या अतर साहब हों, दोनों कंटेस्ट भी करने जा रहे हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट फॉर FPCCI इन अपकमिंग इलेक्शंस, जो कि 1 साल की मुद्दत के लिए वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए होगा। सर, पहले तो आप दोनों से ये सवाल है, ये 1 साल की जो मुद्दत है FPCCI की, ये कितना बड़ा चैलेंज होता है किसी भी नए कैंडिडेट के लिए? क्योंकि जब आप जाएंगे, अगर इलेक्ट हो जाते हैं, अगर आप जीत जाते हैं या कोई और जीत जाता है,
तो वो जाएगा, वो अंदर जाके ऑफिस के माहौल को समझेगा, शायद महीना 2 महीना तो उसमें निकल जाता है, और फिर आखिरी के 2 महीने आपके इलेक्शन कैंपेन में निकल जाते हैं। तो ये जो बीच के 6-8 महीने का टाइम, 1 महीना छुट्टियों का भी निकाल लेते हैं, रमजान का निकाल लें, फिर दूसरे मामलात का निकाल लें, तो आप लोग इस सारे मामलात में काम कैसे करेंगे सर? देखें, एक तो इंशाल्लाह अगर इलेक्ट नहीं, अल्लाह ने चाहा तो इलेक्ट होंगे इंशाल्लाह। और आपने सही कहा, 1 साल का मुद्दत जो है वो बज़ाहिरी वैसे कम ही है। 1 साल नहीं, कम से कम भी 2 या 3 साल की मुद्दत किसी के लिए जो भी इनिशिएटिव लेंगे उसको मटेरियलाइज होने में टाइम लगेगा, और किसी के लिए भी होनी चाहिए। ये मैं नहीं कहता कि हम आ जाएं तो हमारे लिए 3 साल हो, कोई दूसरा आ जाए तो उसके लिए 1 साल हो, नहीं, किसी के लिए भी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि अब 1 साल है, ऐसा तो नहीं है, अब तो जो है वो है, हमें तो उस पर काम करना है जो है। तो अल्लाह ने चाहा, जैसे हमारी पिछली अपने जो अभी चल रही है पार्टी, बिजनेसमैन पैनल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो अभी बरसर इक़्तिदार भी है, मियां अंजुम निसार साहब उसके प्रेसिडेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने भी देखा और आप लोगों ने भी सराहा कि कोविड होने के बावजूद एक दिन एफपीसीसीआई का दफ्तर बंद नहीं हुआ, और अंत तक मेहनत के साथ लगे रहे, क्योंकि जब कोविड आया तो ज्यादा मेहनत की जरूरत थी, क्योंकि बंद पहिए को चलाना था और उसमें मेहनत करनी थी और लोगों की परेशानियां थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बीएनपी ने बिजनेसमैन पैनल में नहीं, ना सिर्फ मियां अंजुम निसार साहब ने प्राइम मिनिस्टर से और फेडरल लेवल पे मेहनत की, लोकल लेवल पे भी अपने वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे थे वो भी अंत तक मेहनत करते रहे, और अल्लाह ने चाहा तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी पे लगेंगे और अपनी ईमानदारी से जो है मेहनत करेंगे। रिजल्ट देना अल्लाह के हाथ में है, हमारा काम सिर्फ एक है, वो है ईमानदारी के साथ मेहनत करना और बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत करना बगैर किसी लालच और सिले। अनीश साहब, आपसे ये जानना ज़्यादा ज़रूरी होगा, आप एक ऐसे सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि यकीनी तौर पे पाकिस्तान में माशी तौर पे बहुत बहुत वाइब्रेंट है, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से ये सेक्टर बहुत बड़ा है, ग्रोथ के लिहाज से इसमें बेपनाह अपॉर्चुनिटीज पाई जाती हैं। यू एज अ मेंबर ऑफ दिस अपकमिंग इलेक्शंस, व्हाट यू थिंक जो ना हो सका अब तक और जो आप चाहेंगे करना? देखिए, मैं इस इंडस्ट्री में 45 साल से काम कर रहा हूँ, और जो भी इश्यूज़ हैं उसके बारे में जो वाकफियत मुझे है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल से वो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं उस टाइप का आदमी हूँ जो सड़क के ऊपर काम करता है, जो लोगों से इंटरेक्ट करता है। तो जितने भी हमारी जो इंडस्ट्री के जो भी सेगमेंट्स हैं, उन सब से मेरा एक बहुत देरीना ताल्लुक़ है। मैं कराची चैम्बर का भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। तो जो भी इस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए जो रुकावटें हैं, मैं चाहूँगा कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया, और ये ज़रूर है कि 1 साल का अरसा बहुत कम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी प्रपोजल, मिनिस्ट्रीज के अंदर कोई भी प्रपोजल चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और मौका मिला, तो ईमानदारी से, जैसे अतर साहब ने कहा, अपना जो भी टाइम मिलेगा उसमें पूरा ईमानदारी से लोगों के मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलिस्ट के, सनतकारों के, आम इंसान के जो मामलात हैं, खासतौर पे इकॉनमी से रिलेटेड, खासतौर पे मईशत से रिलेटेड, वो हल होते नजर आए। इस सारे मामले के ऊपर चाहे कोई भी इदारा काम करे, चाहे कोई भी बॉडी काम करे, हम यकीनी तौर पे ना सिर्फ उसको सराहेंगे, लेकिन हर बार इस बात की कोशिश भी करेंगे कि जहां वो अपने अहदाफ से चूके, उनको उस बारे में याद दहानी भी कराएं। पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां पे कोविड की सेकेंड वेव हमारे सरों पे आ खड़ी है, और पाकिस्तान अभी भी इस सारे मामलात की वजह से काफी ज्यादा परेशान है। रोज बरोज बढ़ते हुए केसेस पाकिस्तान के सनतकारों, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और पाकिस्तान की आम आवाम के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है। तो इसी मौके पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आने वाले इलेक्शंस जो एफसीसीआई के हों, वो ना सिर्फ ट्रांसपेरेंट हों, उनका नतीजा पाकिस्तानी अवाम के लिए, खासतौर पर बिजनेस कम्युनिटी और दिग्गज चैम्बर्स के लिए पॉजिटिव नजर आए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले इलेक्शंस में जो भी बेहतर लोग हैं, जो भी अच्छे लोग हैं, वो सामने आए हैं, और इन दी एंड हमारी अपनी दिल से गुजारिश होगी कि जो भी इलेक्ट हो या जो भी इलेक्ट ना हो, सारे मिलकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपनी आवाम के साथ शाना बशाना खड़े होते हुए पाकिस्तान को तरक्की की राहों पे लेके चलें। इसी नोट पे आप सबसे इजाजत चाहेंगे, अपने होस्ट मुनीर मेमन को इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।